नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो घटित तो हुआ 2002 में, लेकिन उसका जजमेंट, उसका निर्णय अभी 24 जून को आया। अब सोचिए, लगभग 20 वर्ष किसी आदमी ने 20 वर्ष उस आरोप को झेला, उस गलती की सजा पाई जो गलती उसने कभी की ही नहीं। और ये एक केस स्टडी है किसी भी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के लिए कि कैसे भारत की पत्रकारिता काम करती है, कैसे भारत की डिप्लोमेसी काम करती है और कैसे भारत की राजनीतिक पार्टियां काम करती है। आपको कई बार अपने ही सिस्टम से नफरत हो जाएगी। 2002 में कार सेवा करके अयोध्या से कुछ कार सेवक लौट रहे थे गुजरात, और जब ट्रेन पहुंची अयोध्या से ट्रेन पहुंची गोधरा, तो गोधरा में एक ट्रेन को रोक करके और उसके उस डिब्बे में जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे, कुछ उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी और उसमें 65-70 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप समझ सकते हैं कि एक बोगी को रोक करके और उसमें पेट्रोल छिड़क करके गोधरा से आए हुए एक विशेष संप्रदाय के लोग, मुसलमानों के द्वारा उसमें आग लगा दी गई और उसमें 65 से 70 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी तो निश्चित थी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो हुआ। अब जिनके रिलेटिव मारे गए थे, आप उनसे शांति की अपील करेंगे तो मानेंगे वो? जिसके रिलेटिव को, जिसके बाप को, जिसके भाई को, जिसके बहन को जिंदा जला दिया गया था, उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक था और वो हुआ। नहीं होना चाहिए था। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन तो होना था और हुआ। लेकिन उसके बाद ऐसा भी नहीं था कि उस समय के मुख्यमंत्री जो गुजरात के थे, जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भरसक प्रयास किया, अपनी ओर से जो भी कर सकते थे किया, त्वरित कार्रवाई की, पुलिस एक्शन लिया गया। लेकिन फिर भी जनता का गुस्सा इतने चरम पर था कि उसे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं था। अब पहले मैं दंगों के बारे में तो शायद आपको पता हो, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि दंगे हुए क्यों थे और क्या क्या इसके परिणाम हुए थे। पहला तो कार सेवा से जो लौट रहे थे उन्हें गोधरा में आग लगा दी गई, ट्रेन में मुसलमानों के द्वारा कहा गया, और उसके रिएक्शन में दंगा हुआ। अब आरोप जो लगे नरेंद्र मोदी पर, उन पर पहला आरोप था कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को ये संदेश दिया कि ये रिएक्शन हो जाने दो, 2-3 दिन तक कोई भी एक्शन मत लो। और जब ऐसा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी किसी का फोन भी नहीं उठा रहे थे और पुलिस प्रशासन को भी कोई निर्देश नहीं दे रहे थे। ऐसा डायरेक्ट कहा गया, नरेंद्र मोदी ने ही उस हिंसा को बढ़ावा दिया। यानी जो रिएक्शन में हिंसा हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसको नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बढ़ावा दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। अब रियलिटी ये थी कि नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा भी था कि उस समय उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजस्थान जो उनके नजदीक के पड़ोसी राज्य थे, लगभग सभी राज्यों से आर्मी डिप्लॉयमेंट करने की मांग की थी, लेकिन आर्मी नहीं भेजी गई 3 दिन तक। फिर भी उन्होंने अपने पुलिस को एक्शन लेने के लिए बोला और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। लेकिन जब आप पत्रकारों से या विश्लेषकों से बात करेंगे या पॉलिटिकल पार्टियों की बात सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि 2002 के दंगे में सिर्फ मुसलमान मारे गए, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि मुसलमान मारे गए, गलत था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू भी मारे गए, लेकिन हिंदुओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। इसके अलावा जो आरोप लगे सो सुनते जाइए।
दूसरा आरोप लगा बाद में कि नरेंद्र मोदी, एक वो लड़की थी इशरत जहां, तो इशरत जहां वो एक आतंकवादी थी, आई थी वो इसमें आतंकवादी संगठन की ओर से मोदी को मारने के लिए, बम से उड़ाने के लिए, लेकिन वो पुलिस को पता चल गया, आईबी को पता चल गया, उसने उसको मार डाला। अब उसके बाद देखिए उस केस को भी ये बनाया गया कि इशरत जहां का भी इनकाउंटर गलत ढंग से किया गया और उसकी हत्या का भी दोषी, वैसे एक सोहारुद्दीन था, उसकी हत्या का भी दोषी माना गया नरेंद्र मोदी को। यानी जो भी हो, अगर कोई आतंकवादी भी मारा जाए तो भी ये कांग्रेस जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियों का सर में दर्द हो जाता है। सोचिए, अब वहां पर एक ऐसा भी समय आया जब आईबी कहती थी वो आतंकवादी है और सीबीआई कहती थी नहीं वो तो बिहार की बेटी है। अब सोचिए, भारत की दो एजेंसी दोनों केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, एक कह रही है कि इशरत जहां आतंकवादी है और सीबीआई कह रही है कि नहीं वो तो निर्दोष है। सीबीआई उस समय पी चिदम्बरम थे गृह मंत्री, उनके निर्देश पर काम करती थी। तो इस ढंग से कांग्रेस ने बंटाधार किया था एजेंसियों का। सीबीआई का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी को फंसाने का बहुत प्रयास किया गया। इसके अलावा उसी केस में अब एक प्रासंगिक है, इसलिए मैं अभी सुना देता हूं। नरेंद्र मोदी ने 9 घंटा तक इंटरोगेशन किया गया, सीबीआई ने किया था नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी ने किसी को बिना बताए चुपचाप सीबीआई क्वार्टर पहुंचे और उन्होंने 9 घंटा तक सभी प्रश्नों का जवाब दिया। और आज ईडी बुलाई है राहुल गांधी को और कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि राहुल गांधी को भ्रष्टाचार करने दो। उन पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई क्यों की जा रही है? सोचिए, ये फर्क है दोनों में, इतना बड़ा फर्क है कि एक मुख्यमंत्री खुशी खुशी जाता है सीबीआई के कार्यालय में और 9 घंटा उसका इंट्रोगेशन, एसआईटी की टीम थी एक्चुअली, एसआईटी की टीम के सामने जाता है, 9 घंटा तक उसका इंट्रोगेशन होता है, उसका जवाब देता है और फिर वो शांतिपूर्वक घर आता है, एक कप चाय तक नहीं पीता है। और अभी का राहुल गांधी का केस देख लीजिए, दोनों नेताओं का फर्क आपको पता चल जाएगा। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कोई क्यों करता है, उनकी जब आप जीवन शैली देखिएगा, उनके काम को देखिएगा, तो हर आदमी जो निष्पक्ष है, अब मैं ये जो मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं कुछ एक धर्म विशेष के लोग, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, या कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब निष्पक्ष होकर सोचिएगा तब बताइए कि एक आदमी जो गुनाह किया ही नहीं, उसके लिए 20 साल से उसको सोनिया गांधी ने क्या मौत का सौदागर कहा, सोचिए। और वो आदमी जब एक इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का बच्चा, पिल्ला भी आ जाता है और मरता है तो दुख होता है। अब इस चीज को देखिए, लुटियन मीडिया जो है उन्होंने इसको क्या कर दिया, मुसलमानों को मोदी ने कुत्ता बोला। अब इस वैचारिक दिवालियेपन का क्या उपाय है आप बताइए। एक एग्जाम्पल दिया गया कि भाई एक कुत्ते का बच्चा, पिल्ला अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है तो आदमी को दुख होता है। तो ये कैसे मुसलमानों को पिल्ला कहा गया? लेकिन ये बोला गया, और अभी तक बहुत सारे मुसलमान इसको कोट करते हैं कि मोदी जी ने किसी समय मुसलमानों को पिल्ला कहा था। अब ऐसे ऐसे आरोप उन पर लगे। वैसा ही एक केस था जाकिर जाफरी, जो कांग्रेस के सांसद थे और अहमदाबाद में रहते थे, उनका जो कॉलोनी था उसमें हिंदुओं की भीड़ ने आग लगा दी और उसमें जाकिर जाफरी का डेथ हो गया। उनकी जो मिसेस थी, उन्होंने ही एक केस मुकदमा डाला हुआ था कि उसमें नरेंद्र मोदी की रोल की भी जांच की जाए, और उनकी भूमिका का जांच किया गया और बहुत डिटेल में। उसके लिए यहाँ तक कि जो एसआईटी बनी थी, ये कहा गया कि इनका जो मुकदमा चलेगा वो अहमदाबाद में नहीं चलेगा, वो गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर चलेगा।
अभी के जो गृह मंत्री अमित शाह को, उनको तरीपाल किया गया कि नहीं, गुजरात में आप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप वहां रहेंगे तो वहां के कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे, वहां के साक्षियों को प्रभावित करेंगे। तो कांग्रेस के शासन में ये अत्याचार हुआ, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के साथ। आईबी ने उन्हें आईबी एक बात कहती थी, सीबीआई दूसरी बात कहती थी। फिर एसआईटी बनी थी, एसआईटी के सामने भी नरेंद्र मोदी 9 घंटा तक अपना सवाल का जवाब देते रहे। सबके बावजूद कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस पार्टी और लुटियन मीडिया के लोग और बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से, मैंने तो यहां तक सुना है, ये गुजरात का कसाई, सोचिए, नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को मुसलमानों का कसाई कहते थे, उन्होंने मुसलमानों को मारा। सोचिए, जबकि रियलिटी ये थी कि नरेंद्र मोदी का उस कहीं कोई रोल नहीं था, आज जाके वो प्रमाणित हो गया। अब इसमें जो भूमिका थी उसमें एक थी एक एनजीओ चलाने वाली तिस्टा सीतलवाड़ की। अब ये तिस्टा सीतलवाड़ देख लीजिए कौन है। ये कांग्रेस की सदस्य नेशनल एडवाइजरी बोर्ड एनएबी, जिसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उसकी सदस्य हैं। और जब से ये आंदोलन, ये दंगा शुरू हुआ, जब से 2002 में शुरू हुआ, लेकिन 2007 के बाद से ही, या ये कही 2003 से ही तिस्टा सीतलवाड़ ने इस केस में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। और उनका रोल जो था वो एकमात्र यही था कि नरेंद्र मोदी को कैसे अपराधी साबित किया जाए। उन्हें पूरा फंडिंग मिलता रहा विदेशों से भी और इधर कांग्रेस पार्टी से भी। उनको एक मिशन पर लगाया गया कि जैसे भी हो नरेंद्र मोदी को इसमें फंसाना है, और उसने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी। तिस्टा सीतलवाड़ ने नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। लेकिन अगर आदमी ने गलती किया ही नहीं है तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। और वही हुआ, नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जब 24 जून को उसका फैसला आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि इस औरत का भी जांच होना चाहिए, इसको कहां से फंडिंग हुई और ये कैसे मैनेज करती थी। अब जब तिस्टा सीतलवाड़ को पकड़ा गया है, गुजरात एटीएस ने पकड़ा है और पकड़ के उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, तो उनसे जो भी अब उसका इंफॉर्मेशन आएगा वो तो देर सवेर आप सब तक पहुंची जाएगी। लेकिन बात ये है कि तिस्टा सीतलवाड़ तो एक दिखने वाली चेहरा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग लगे हुए थे। और उसको उस समय आप देखिए कि इसी एक घटना के कारण नरेंद्र मोदी को विदेश दौरों पे जब भी जाते थे, उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए विभिन्न उस देश की मीडिया में लोकल लैंग्वेज में गुजरात दंगों के बारे में आर्टिकल लिखे जाते हैं। लिखने वाले कोई विदेशी नहीं थे, लिखने वाले सब इंडियन थे। इंडियन मीडिया के लोग ही लिखते थे, भारतीय पत्रकार लिखते थे। यहां तक ऐसा ये हुआ कि अमेरिका को लेटर लिख करके कांग्रेसी सांसदों ने और कांग्रेस समर्थक जो बुद्धिजीवी समूह है उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया जाए। ये स्थिति किया गया। अब सोचिए, एक वैसे मुख्यमंत्री को जो दिन रात गुजरात की सेवा में लगा हुआ था, उस पर कोई साक्ष्य नहीं मिला था, कोई आरोप तय नहीं हुआ था। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। उसी 2002 में जब दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप अभी के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे। वाजपेयी ने कहा कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री को यही संदेश देना चाहूंगा कि वो राजधर्म का पालन करे। अब उसी समय नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी हाँ साहब, मैं भी तो वही कर रहा हूं। तब सेकंड सेंटेंस था वाजपेयी जी का, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया ने इस भाग को छुपा दिया और
जितने भी बहस किए गए, जितने पॉलिटिकल आप डिबेट देखिए, उसमें क्या कहा जाता है कि वाजपेयी ने भी राजधर्म का पाठ सिखाया था। अबे मूर्खों, वाजपेयी जी ने ही कहा था कि मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसको छिपा दिया गया और बताया क्या गया कि मुख्यमंत्री को राजधर्म का पाठ वाजपेयी जी ने सिखाया था। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको दिखाएगी कि एक ही आदमी को, एक नरेंद्र मोदी को, इन सारे जो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे विपक्षी पत्रकार हो, इन लोगों ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, उसके बावजूद जब वो पाक साफ होके निकले हैं अभी, तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में कहीं इसकी चर्चा भी नहीं है। जबकि मुझे वो दिन याद है, विनोद दुआ एक पत्रकार थे जिनका निधन हो गया, वो गए हुए थे गुजरात के चुनाव को कवर करने के लिए 2007 में, और जब गुजरात की सड़कों पर घूम रहे थे तो गुजरात की चमचमाती सड़कों पर चलते हुए उन्होंने कहा था, सब विकास तो हुआ है, लेकिन क्या दंगों के साबुन से, विकास के साबुन से दंगों के दाग धोए जा सकते हैं? सोचिए आदमी कितना बायस्ड हो सकता है। यानी विकास के साबुन से दंगों के दाग, जबकि दंगा का कोई दाग था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर भारत के इतिहास में पहली बार दंगा 2002 में ही हुआ हो तो चलो ठीक है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। लेकिन न तो 2002 का दंगा पहला दंगा था और न ही आखिरी दंगा था। गुजरात की ही बात की जाए तो गुजरात में महीनों महीना तक दंगा चलता रहता था। उस समय कोई पत्रकार या कोई भी पार्टी ये नहीं कही कि उस समय के चीफ मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया। इसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं क्यों टारगेट किया गया। उन्हें पता था कि ये आदमी इतना कर्मठ है और जिस ढंग से गुजरात का विकास कर रहा है, एक न एक दिन ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जब आगे बढ़ेगा तो और पार्टियों के लिए समस्या खड़ी कर देगा। और इसीलिए हर वो व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार, लेफ्टिस्ट पत्रकार हो, मीडिया हो, ये जो अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन क्या उस समय तो रूलिंग पार्टी कहिए, कांग्रेस पार्टी हो या और विरोधी पार्टियां हो, सारे लोग एक स्वर से बिना तथ्य की जानकारी लिए सीधे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी और कुछ उसमें आईपीएस ऑफिसर भी इसमें, ये आईएएस ऑफिसर भी इसमें शामिल निकले। संजीव भट्ट नाम का एक आईपीएस अधिकारी था, वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा, हार गया जो तो होना ही था। अब संजीव भट्ट ने क्या बोला कि जिस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लो, क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाने दो, उस मीटिंग में मैं उपस्थित था। बाद में जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो जब जो दंगों को कंट्रोल करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में संजीव भट्ट था ही नहीं। सोचिए, इतना ही नहीं, एक दो जो आईएएस थे उन लोगों का भी ऐसे ही गलत बयानी किया था वो कांग्रेस, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, तो ब्यूरोक्रेसी भी पार्टीगत आधार पर कई बार विभाजित हो जाती है और जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं वो बहुत ही इजीली पॉलिटिकल पार्टियों के शिकार हो जाते हैं। संजीव भट्ट भी उनमें से एक थे। अब उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा वो कभी आप दूसरे वीडियो में तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ नौकरशाहों ने भी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहिए, या यूं कहें कि नौकरशाहों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहा था। अब ये सारे विश्लेषण को सुनकर के आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं झेला। और पत्रकार थे जो मानते ही नहीं थे, कुछ भी कह लीजिए पत्रकार सुनने को तैयार नहीं थे। 2002 से लेकर 2007 तक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भाषा में मैं कह रहा हूं कि 2002 से लेकर 2007 तक नरेंद्र मोदी ने भारत की मीडिया को और विदेशी मीडिया को बहुत ही एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत ही समझाना चाहा कि एक्चुअली हुआ क्या था
लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो उनका एक अपना पहले से ही प्री डिटरमिन्ड एक उनका कंक्लूजन होता था। तो उस वैसे आदमी को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो पहले से कंक्लूजन निकाल के बैठा कि ऐसा ही हुआ। तो उसको आप जितना भी आर्गुमेंट दे लें, सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद वो कहेगा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2007 तक उन्होंने पत्रकारों के साथ, विदेशी मीडिया, स्वदेशी मीडिया, सबको अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाने का प्रयास करते रहे। और मैं एक चीज बता लूं, नरेंद्र मोदी को मैं 2090 से लगभग 92 से मैं उनका ये इंटरव्यू वगैरह सुन रहा हूँ। और वहीं प्रणव राय के प्रोग्राम में भी वो आते थे, जब बीबीसी पर उनका प्रोग्राम आता था रात के 10 बजे। और बहुत ही मीडिया फ्रेंडली, एक एग्जांपल आपको, ये कितने मीडिया फ्रेंडली थे समझ लीजिए कि जब 2002 में वो माधवराव सिंधिया का डेथ हुआ था, तो उनके प्लेन में जो एक पत्रकार गए हुए थे, उनके जो दाह संस्कार में कोई नहीं गया, कोई फेमस आदमी नहीं गया था। उस समय नरेंद्र मोदी उस पत्रकार के दाह संस्कार में पहुंचे हुए थे। माधवराव सिंधिया का दाह संस्कार जब हो रहा था उस प्लेन दुर्घटना के बाद, तो उसमें तो सारे विपक्षी सत्ता पक्षी विपक्ष के जो मशहूर पत्रकार थे, जो बुद्धिजीवी थे, सारे लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन उस पत्रकार के दाह संस्कार में कोई नहीं पहुंचा हुआ था, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। और वहीं पे उन्हें सूचना दी गई कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकारों के साथ उनका बहुत ही अच्छा संबंध था और वो बहुत ही मीडिया फ्रेंडली व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 2002 से 2007 तक 5 साल तक जितना भी कन्विंस करने का प्रयास उन्होंने किया, मीडिया पहले से कंक्लूजन निकाल के बैठी हुई थी कि नहीं, आप दोषी हैं। फिर उन्होंने मीडिया को का तिरस्कार करना शुरू किया और तब से आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसका कारण यही है क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इन पत्रकारों को सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूजन निकाल के बैठे हुए हैं। फिर आप जितनी भी सफाई दो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई पत्रकार सम्मेलन नहीं करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल में नहीं किया, तो भाई इसके कारण आप खुद हो। आपने एक ऐसा वातावरण बनाया कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता खो दी और उस व्यक्ति ने आपको ठेंगे पर रखा। आपको जो करना सो कर लो। सारी मीडिया नरेंद्र मोदी की बुराई करती रही, सारी मीडिया उसके विपक्ष में लिखती रही, सारी मीडिया उन्हें गुजरात का स्लॉटर, कसाई कहती रही, विदेशों में उसका दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाए। फिर आपको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आप जिसके लायक हैं, आपको उसी अनुसार आपका सम्मान दिया जा रहा है। आपकी पत्रकारिता, चाहे वो रवीश कुमार हो, एनडीटीवी के प्रणव राय हो, या उस समय विनोद दुआ थे, या एक दो नहीं, बड़का दत्त है, राजदीप सरदेसाई है, ऐसे बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं आज भी हैं। सोचिए वो जो थापर के इंटरव्यू को छोड़ के उन्होंने निकल आए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पत्रकारों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया और उन पर जो लांछन लगाया, वो भी जब जानते हुए कि उनका कहीं कोई गलती नहीं है। इसी के कारण नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, गिने चुने पत्रकारों को इंटरव्यू जब कोई आवश्यक होता है तो देते हैं, लेकिन पत्रकारों ने अपने जो पत्रकारी गरिमा जो होती है उसको गंवा दिया उनकी नज़र में, और इसीलिए वो पत्रकार सम्मेलन नहीं करते हैं। तो जो लोग बार बार पूछते हैं पत्रकार सम्मेलन क्यों नहीं करते हैं, उन्हें आज ये समझ लेना चाहिए कि पत्रकार सम्मेलन नहीं करना कोई मोदी की ये नहीं है, कमजोरी नहीं है। उन्होंने पत्रकार पहले याद कीजिए, मनमोहन सिंह और उनके पहले जितने प्रधानमंत्री विदेशी दौरों में जाते थे, प्लेन में भर के जाते थे पत्रकार, सारे के रहने खाने पीने सारी व्यवस्था भारत सरकार करती थी। अब सब नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। फिर भी
सभी मीडिया चैनल उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अभी जर्मनी गए हुए हैं, जर्मनी में सारी मीडिया वहां उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो अन्याय हुआ और अनावश्यक, उनके कहीं उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरी गलती है, कहीं थोड़ी सी भी 1% भी गलती निकल जाए तो सजा क्यों, चौराहे पर लटका दो, फांसी दे दो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हर बार गुजरात का कसाई, गुजरात दंगों का जिम्मेदार माना गया, ये कहते आ रहे थे सारे लोग। अब उन्हें कम से कम उन्हें अपने पर पुनर्विचार करके क्या इसके लिए वो माफी मांगेंगे, चाहे वो बरखा दत्त हो या फिर राजीव सरदेसाई हो या और जो भी थे, जितने लोग हैं जिन्होंने उस समय मोदी जी पर जो आरोप लगाया। विनोद दुआ माफी मांगने तो आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे पत्रकारों की संख्या तो हजारों में है। क्या ये सभी माफी मांगेंगे? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनकी फितरत में इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।